नमस्ते। मैं महेश कुमार कुलदीप कक्षा 12वीं के हिंदी कोर पाठ्यक्रम के गद्य भाग के पहले संस्मरण रेखा चित्र भक्तिन के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम इस संस्मरण रेखा चित्र का मूल प्रतिपाद्य, केंद्रीय भाव अर्थात पाठ के मूल सार को जान लेते हैं। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया और किस तरह पितृसत्तात्मक मान्यताओं अर्थात पुरुष प्रधान समाज की मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और अंत में हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इन सब का संवेदनशील चित्रण लेखिका महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली और विशेष स्थान प्राप्त कर लेने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। यह संस्मरण भक्तिन के चरित्र चित्रण से शुरू होकर लेखिका महादेवी वर्मा के साथ रहते हुए भक्तिन के सेवा भाव और लेखिका से उसके गहरे संबंध तक पहुंचता है। सबसे पहले हम भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण, भक्तिन की सौतेली माँ और उसका भक्तिन के प्रति व्यवहार तथा वैवाहिक जीवन परिच्छेद में भक्तिन की दशा मनोदशा का वर्णन हम यहाँ जान लेते हैं। लेखिका कहती है कि जब भक्तिन पहली बार काम के सिलसिले में उनके पास आई तो उन्होंने भक्तिन को देखा और भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी और उसका मूल नाम, वास्तविक नाम लक्ष्मी था। परंतु भक्तिन ने लेखिका को अपने इस नाम से कभी दोबारा प्रयोग न करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसका मानना था कि उसका नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसने कभी अपने नाम को नहीं जिया। और लेखिका बताती है कि जब कोई भक्तिन को लेखिका के साथ रहते हुए समय के संदर्भ में पूछता था तो वह सोच की मुद्रा में ठुड्डी ऊपर करके बताती थी कि यही कोई लगभग 50 साल हो गए उनके साथ रहते हुए। तो लेखिका कहती है इस तरीके से उसके हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह खुद 100 वर्ष की आयु पार कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि भक्तिन लेखिका के साथ बिताए हुए समय को जरा भी कमतर बताना नहीं चाहती। जब भक्तिन पहली बार लेखिका से मिलने आई तो लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखी और उसी कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन रखा, क्योंकि लक्ष्मी ने अपने मूल नाम से उन्हें पुकारने हेतु मना कर दिया। भक्तिन सेवा धर्म में हनुमान से स्पर्धा करती थी। लेखिका के अनुसार उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध पहलवान एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। उसके पिता उससे बहुत स्नेह करते थे और उसके जन्म के पश्चात उसकी माँ का देहांत हो गया था।
तो पिता ने दूसरी शादी की और इस तरह भक्तिन का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में भक्तिन की सौतेली माँ और उसके पिता ने उसका विवाह हड़िया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया और 9 वर्ष की उम्र में ही उसका गोना करके उसे विदा कर दिया। झूसी के संदर्भ में आपको बता दूं कि झूसी इलाहाबाद जिले में एक कस्बा और नगर पंचायत है। इसे पूर्व में अंधेर नगरी और प्रतिष्ठानपुर या पुरी नाम भी दिया गया था। यह स्थान मानव सभ्यता के लिए अहम है क्योंकि यहाँ मानव सभ्यता के खेती के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। कुछ समय बीतते ही या थोड़ा समय बीता तो भक्तिन के पिता का देहांत हो जाता है। भक्तिन के प्रति पिता का अगाध प्रेम होने के कारण सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार काफ़ी देर से उसे भेजा क्योंकि उसको डर था कि कहीं भक्तिन के आने पर उसके पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार न सामने आ जाए। भक्तिन के सास ने भी रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि बहुत दिन हो गई है, तुम पीहर नहीं गई हो, जाओ पीहर घूम के आ जाओ। भक्तिन के तो मानो जैसे पंख लग गए हो क्योंकि उसने यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था और अपने घर जाने हेतु वह बहुत ही लालायित हो उठी। जब भक्तिन अपने पीहर के गांव की सीमा में प्रवेश की तो उसके लगे पंख जैसे झड़ गए हो क्योंकि सभी लोगों ने हाय लक्ष्मण अब आई, हाय लक्ष्मण अब आई कहकर उसका स्वागत किया। और जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पिता को नहीं पाया, उसकी मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त हुआ। उसकी सौतेली माँ ने भी जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया और उसके प्रति प्रेम भाव या स्नेह नहीं दिखाया। ऐसे में भक्तिन पिता की मृत्यु से व्यथित होकर बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई, अर्थात खूब भला बुरा कहा और अपने पति के ऊपर भी जो गहने पहन कर गई थी वो गहने फेंक फेंक कर उसने अपनी व्यथा व्यक्त की। आइए अब भक्तिन के जीवन के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। इस भाग में हम भक्तिन के वैवाहिक जीवन की चुनौतियाँ, सामाजिक चुनौतियाँ, भक्तिन के लड़कियों के विवाह, उसकी बड़ी लड़की के साथ घटी दुर्घटना और इन सब के कारण भक्तिन का शहर गमन, इन घटनाओं को हम यहाँ देखते हैं। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई जो अत्यंत सुंदर थी, किंतु सास व जेठानियों ने लड़कियां होने के कारण उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास ने भी 3 कमाऊ बेटे दिए थे, अर्थात सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के भी पुत्र थे, चाहे वो पुत्र काले ही क्यों ना हो। जेठानियां बैठकर आराम से खाती और घर का सारा काम, चक्की चलाना, धान कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि सारे कार्य भक्तिन करती और उसकी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती थीं। खाने के मामले में भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ भेदभाव होता था।
जेठानियाँ और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध व मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा, छाछ और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। जहाँ बात बात में उसकी जेठानियाँ अपने पतियों से पीटी जाती, वहाँ भक्तिन को कभी भी अपने पति से अपमानित नहीं होना पड़ा, बल्कि घर गृहस्थी में भक्तिन को जिस अपमान को सहना पड़ा, उसके बदले उसे अपने पति का भरपूर प्रेम ही प्राप्त होता था। उसके पति को भक्तिन पर बहुत विश्वास था। पति प्रेम के बल पर घर का जब बंटवारा हुआ तो वह खुशी खुशी अलग हो गई, और अलग होते समय जब बंटवारा हुआ तो खेत खलिहान, गाय भैंस, अमराई के पेड़ इत्यादि दुखी मन दिखाकर उसने अपने पक्ष में ले लिए। और भक्तिन तो मेहनती तो थी ही, परिश्रम के कारण उसने समृद्धि फैला ली। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न भक्तिन का दूसरा विवाह करवा के उसको यहाँ से भेज दिया जाए, ताकि उसकी सारी संपत्ति को हड़पा जा सके। किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया और केश कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। अर्थात उसने यह कह दिया कि वह अब यहीं रहेगी, दूसरा विवाह नहीं करेगी। उसने दोनों लड़कियों की शादी की, अपनी बड़ी 2 लड़कियों की शादी की, और बची 2 लड़कियों की शादी की, और पति के चुने दामाद को, अर्थात बड़े बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया। इस तरह भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद की समाप्ति होती है। लेकिन भक्तिन के जीवन में दुखों का अंत अभी नहीं होना। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी लड़की विधवा हो गई, अर्थात उसके बड़े बड़े जमाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी लड़की विधवा हो जाती है। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर पहले से ही थी, तो भक्तिन के जेठ के बेटों ने, अर्थात जिठेतों ने, अपनी विधवा बहन अर्थात भक्तिन की बड़ी लड़की के विवाह हेतु उसके एक जेठौत ने अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया, ताकि वह भक्तिन की बड़ी लड़की के साथ उसका विवाह करवा सके और किसी भी प्रकार से उसकी संपत्ति को हड़पे। क्योंकि उनको विश्वास भी था कि अगर यह विवाह हो जाता है तो भक्तिन की संपत्ति को हड़पने में आसानी होगी। लेकिन भक्तिन की लड़की अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चलती थी, तो उसने उस तीतरबाज लड़के को अपना वर चुनने हेतु मना कर दिया, उसे नापसंद कर दिया। और माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने में लगी। एक दिन भक्तिन किसी कार्यवश बाहर गई थी और भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने भक्तिन की बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और भक्तिन के जुठेतों ने अपने समर्थक गांव वालों को बुला लाए ताकि वहां तमाशा खड़ा किया जा सके और उस घटना को कोई अलग रंग देकर येन केन प्रकरण उन दोनों की
शादी करवा सके। किंतु भक्तिन की लड़की ने उस तीतरबाज वर की खूब मरम्मत की तो पंच भी समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत बैठी और पंचायत ने इस समस्या को कलयुग का कारण बताया, इस समस्या का कारण कलयुग बताया और अपीलहीन फैसला सुनाते हुए भक्तिन की लड़की के साथ उस तीतरबाज लड़के की शादी का फैसला सुना दिया और कह दिया कि अब इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व मां विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था क्योंकि अब वह तीतरबाज दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ा था, जिसकी वजह से आए दिन परिवार में द्वेष होने लगा और द्वेष इस कदर बढ़ गया कि समय पर लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। खेती का लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने दंड स्वरूप भक्तिन को एक दिन कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन यह अपमान सहन न कर सकी और इस गृहस्थी की समस्याओं से छुटकारा पाने और कमाई के विचार से शहर चली आई। भक्तिन के अंतिम परिच्छेद की चर्चा अगर हम करें तो भक्तिन का यहाँ शहर आगमन होता है और भक्तिन का लेखिका से मिलना, भक्तिन का भोजन व रसोई शास्त्र, भक्तिन का लेखिका और अन्य साथियों के साथ तर्क वितर्क, उसके गुण अवगुण और लेखिका के प्रति अपार स्नेह और लेखिका का भक्तिन के प्रति व्यवहार, इन सब संदर्भों को हम देखते हैं। भक्तिन के अंतिम परिच्छेद में अर्थात जीवन के अंतिम परिच्छेद में, अंतिम अध्याय में वह मेली धोती पहने, गले में कंठी माला पहने लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची थी और उसने बताया कि वह रोटी बनाना जानती है, दाल बनाना जानती है, चटनी पीसना जानती है और इससे ज़्यादा रसोई में और क्या काम होता है। इस प्रकार उसने दावा पेश किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को पानी का अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। यह कोयले की रेखा बताती थी कि वह रसोई में किसी और को बिना नहाए धोए प्रवेश करने नहीं देगी। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अर्थात वह बिना नहाए धोए व्यक्तियों को अपने आसपास नहीं रहने देना चाहती थी। लेखिका ने भक्तिन के साथ समझौता करना ही उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी, काली, चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने रोटियों के संदर्भ में टोका। लेखिका के द्वारा तर्क करने पर भक्तिन ने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं और उसने सब्जी न बनाकर दाल ही बना ली है। सब्जी जब दाल बनी है तो सब्जी की क्या ज़रूरत है, सब्जी शाम को बना ली जाएगी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर भक्तिन ने अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ के साथ भोजन करने का प्रस्ताव रखा। अर्थात भक्तिन ने कहा कि यदि आपको दाल और रोटी पसंद नहीं है या दाल पसंद नहीं है तो मैं अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस देती हूँ, आप उसके साथ खा ले, या फिर गांव से मैं गुड़ लेके आया हूँ, आप उस गुड़ के साथ खा ले। इस प्रकार भक्तिन देहाती भोजन या पाक शास्त्र को
लेखिका के सामने प्रस्तुत किया। लेखिका समझ गई थी कि भक्तिन के साथ निभाह होना बड़ा मुश्किल होगा। खैर, भक्तिन के लेक्चर के बाद लेखिका रूखी दाल के साथ एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगे कि किस तरह देहातों में भोजन किया जाता है और किस तरह शहर में भोजन के संदर्भ में अपनी अलग मान्यताएं हैं। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा भक्तिन की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी। वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु कभी भी दूसरों के अनुकूल वह खुद नहीं बनना पसंद करती थी। लेखिका भी भक्तिन के साथ रहकर देहाती बन गई थी। उसे गांव का भोजन पसंद आने लगा था और पहले जो भोजन के संदर्भ में तर्क वितर्क करती थी, अब लेखिका नहीं करती थी। परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। भक्तिन ने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु उसने स्वयं कभी भी अपने पोपले मुंह में रसगुल्ला जाने नहीं दिया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। बात बात में वह अनेक दंत कथाएं कहती और अपनी बात को सिद्ध करती थी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। जब लेखिका भक्तिन को बुलाती थी तो वह हमेशा आय बोलती थी और लेखिका उसे बार बार कहती कि जी कहकर पुकारा करो जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, किंतु भक्तिन ने आय कहना नहीं छोड़ा, उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया। ऐसा नहीं है कि भक्तिन में दुर्गुणों का भाव नहीं था। भक्तिन में काफी दुर्गुण थे, लेकिन वह अपने दुर्गुणों को भी इस तरह पेश करती थी, उनके संदर्भ में ऐसे तर्क देती थी कि जैसे वो दुर्गुण नहीं बल्कि गुण हो। जैसे भक्तिन इधर उधर घर में पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी और जिसे वह बुरा भी नहीं मानती थी। लोग कहते, लेकिन वह तर्क देती कि भाई मेरा घर है और घर में अगर इधर उधर पैसा ठहरा है, गिरा पड़ा है, तो उसको एक जगह संभाल कर रख दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, यह चोरी थोड़ा है। अपनी मालकिन अर्थात लेखिका को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाई सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। अर्थात लेखिका ने एक बार उसे मना किया कि वह यह मुंडन न करवाया करें, किंतु उसने कहा कि भाई हम तो तीर्थ गए हुए हैं, साधु सन्यासी लोग हैं, और अब सिर मुंडा लेने से क्या लाभ और क्या हानि। भक्तिन स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। एक बार लेखिका ने सभी अपने सेवकों को अंगूठे की बजाय हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य किया और सबको पढ़ाना, लिखाना और हस्ताक्षर करना सिखाया। लेकिन यहाँ भी भक्तिन हस्ताक्षर करना नहीं सीखना चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन अर्थात लेखिका दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारण दर्जा देती थी, अर्थात वह कहती थी कि मेरी मालकिन जैसा कोई है ही नहीं, और इस बात से वह यह भी सिद्ध करती थी कि वह भी लेखिका जैसी असाधारण महिला की सेविका होकर वह भी असाधारण या अपना महत्व रखती है। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं किया।
इसलिए वह कहती थी कि मालकिन जैसा कार्य कोई कर ही नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं। वह स्वयं सहायता करती थी, जैसे कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रख देती थी, कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में इकट्ठा करके रख देती थी, कभी रंग की प्याली धोकर, तो कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। वह उस किताब को छू छू कर अपना सहयोग खोजने लगती थी और उसे सीने से लगाती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत तो कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बताती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरणी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, तो कभी शाई, तो कभी फाइल देकर उसकी सहायता करने की कोशिश करती। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी और लेखिका के सोने के बाद ही सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर लेखिका से पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। ऐसे समय में जब युद्ध की भूमिका बन गई और युद्ध के पलायन से लोग डरे हुए थे, ऐसे समय में लेखिका के बेटी दामाद उसे लेने हेतु शहर आते हैं, लेकिन वह उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। लेखिका कहती है कि युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देख और युद्ध पलायन की बात सुनकर भक्तिन लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती। कहती थी कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तब वापस आ जाएंगी। और भक्तिन कहती थी कि वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध कर देगी, जैसे किसी हंडी में रख उसके पेन या उसके शाई इत्यादि सामान रख देगी, ऊपर उसकी धोतियों को धोकर रख देगी और उसके लिए एक अच्छा सा घास का एक बिस्तर बना देगी। भक्तिन अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। जब लेखिका कहती कि इतना पैसा नहीं है कि चला जाए, तो वह कहती कि मेरे पास खूब पैसा है, और वह इतने समय से जो मटकी में पैसे इकट्ठा करती थी वह भी एक बड़ी पूंजी के रूप में सामने उसने लाकर रख दिया। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। सेवा धर्म में भक्तिन हनुमान से स्पर्धा करती थी। इसका कारण यह भी था कि लेखिका उसे इच्छा होने पर भी नहीं हटा सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। लेखिका भक्तिन को नौकर नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय भी बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। भक्तिन लेखिका के परिचितों वह साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। जैसे किसी को लेखिका ने ज़्यादा समय दिया तो वह उसे ज़्यादा महत्व देती थी, या कोई आता था और लेखिका से खड़े खड़े ही बात करके चला जाता था या कम समय में मिलकर चला जाता था, तो वह उसे कम मान सम्मान देती थी या उसके प्रति आदर कम रखती थी। लेखिका के पास आने वाले साहित्यिक बंधुओं को भक्तिन आकार प्रकार, वेशभूषा या उनके नाम के अपभ्रंश से जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख में वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी।
वह जेल से बहुत डरती थी। एक बार उसे लेखिका के जेल जाने के संदर्भ में डराया गया, तो वह लेखिका के जेल जाने पर खुद भी जेल जाने के लिए तैयार हो गई। कहती थी कि अगर वह जेल जाएगी तो मैं भी जेल जाऊंगी। अपनी मालकिन अर्थात लेखिका के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट साहब अर्थात बड़े पुलिस अधिकारी से लड़ने के लिए भी तैयार थी। भक्तिन का अंतिम लेखिका कहती है कि भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है अभी भी, वह मेरे साथ है और मैं नहीं चाहती इस संस्मरण को पूरा करना। और मैं चाहती हूँ कि जितना समय भक्तिन का मेरे साथ बीते उतना बीते। इस तरह यह एक अत्यंत ही मार्मिक संस्मरण भक्तिन का रसास्वादन हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मुझे आशा है कि यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।